शेखर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, वो भी फुल सब्जेक्ट का एक ही वीडियो में। ये CHSL MTS तथा SSC में आने वाले हिंदी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिस भी एग्ज़ाम में ये सभी सब्जेक्ट आता है उसको देखना चाहिए। देखिए यहाँ से मतलब ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में LESS को NGUU लिखा जाता है। इस कोड भाषा में मोर को क्या लिखा जाता है? MORE को क्या लिखा जाता है? तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन। LESS एल तो N हो गया, यहाँ पे G हुआ है, यहाँ पे U। अब देखिए L में क्या जोड़ा है कि N हो गया, मतलब +2। E में 2 जोड़ने पर G आएगा, S में 2 जोड़ने पर U आएगा और S में 2 जोड़ने पर U, मतलब कि 2 जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे मोर को लिख कर देखते हैं हम लोग। तो मोर है तो MORE, M में 2 जोड़िए O आएगा, O में 2 जोड़िए Q आएगा, R में 2 जोड़िए T आएगा। बस OQT किस में दिख रहा है? OQT। तो OQT इसमें ही दिख रहा है, इसमें नहीं। S हो गया, इसमें भी S है, T की जगह S है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। E की जगह क्या होगा? E में 2 जोड़िए G हो गया, सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक विशिष्ट कोड भाषा में PIC को 56 तथा PIT को 90 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में SEC को क्या मतलब किस प्रकार लिखा जाएगा? 51, 50, 52 या फिर 54? तो इसको लगाने का ट्रिक देख लीजिए। PIC तो मतलब P कौन से नंबर पे आता है, मतलब प्लेस इसका रख देना है कि किस प्लेस पे, P जैसे किस प्लेस पे आता है। P का प्लेस नंबर है 16, मतलब P 16 पे आता है, I 9 पे आता है और C 3 पे आता है। और इन तीनों को जोड़कर 2 से गुणा करने पर आ जाएगा 56, मतलब 16 9 25, 25 3 कितना होता है? 28। 16 9 25 3 28, 28 दूनी 56, मतलब कि इन दोनों को जोड़कर 2 से गुणा किया गया है। अब नेक्स्ट PIT वाला देख लीजिए। PIT मतलब P कितने नंबर पे आएगा? वही है 16, I 9, 16 9 25, 80 20 नंबर पे आता है। तो 25 भी 45, 45 दूनी 90, मतलब स्पष्ट है कि 2 गुना किया जा रहा है। तो S का देख लीजिए, S कौन से नंबर पे आता है? तो S 19वें नंबर पे आता है, E 5वें नंबर पे आता है और C 3रे नंबर पे आता है। 19 5 24, 24 3 27 और 27 और 2 गुणा 2 का मतलब कि 2 का मल्टीपल किया जा रहा है। तो 27 दूनी कितना होगा? 54। तो इसमें 54 ऑप्शन सही होगा। देखिए 54 कहाँ है? 54 लास्ट ऑप्शन में है, मतलब 54 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, मतलब ये कारपोरेशन लिखा हुआ है तो कारपोरेशन इन सब का, इसमें जो भी अल्फ़ाबेट है इन सब का इधर उधर प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, यही पूछा है इसमें। तो देखिए कौन नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें देखिए ई है क्या, ये बताइए। इसमें बस कॉमन यही पकड़िए, ई है, इसमें ई कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें ई आ गया, इसलिए यही नहीं बनाया जा सकता। स्पष्ट रूप से यही पकड़ने का टिक होता है। कॉमन देखिए कि कौन इसमें, ये सभी में है, ये सभी में है, ये भी सभी में है, लेकिन इसमें ROP तो है, देखिए R है, O है और P भी है, लेकिन ई कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं है। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता इन सभी अक्षरों का प्रयोग करके, रोप नहीं बनेगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। मतलब कौन विषम इसमें है, कौन मतलब सबसे भिन्न है? 3 एक समान है और एक इसमें अलग है, कौन होगा दोस्तों बताइए। तो देखिए प्रत्येक युग्म के बीच का अंतर कितना है? 2। 14 में 2 मतलब 12 और 14 के बीच का अंतर 2 है। 22 और 20 के अंतर 2 है। 35 और 33 के बीच का अंतर 2 है, लेकिन 43 और 40 के बीच का अंतर 3 है। इसका मतलब डी ऑप्शन यही अलग है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही विषम मतलब युग्म है।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षर चुनना है, ये बताइए। तो देखिए इसको ध्यानपूर्वक पहले देख लीजिए, समझिए, फिर देखिए। जो भी अगर समझ में आ रहा है तो आप पॉज वीडियो को करके वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए डी के बाद ई आया, मतलब एक जुड़ा है। ई के बाद सी आया, मतलब कि ई के बाद सी आया, मतलब कि सी से उल्टा जा रहा है, मतलब कि -2, माने पहले एक प्लस एक जुड़ रहा है और -2 घट रहा है। अब समझ में आया। देखिए जैसे डी के बाद ई आया, ये तो ठीक है। अब यहाँ से सी के बाद ई आ गया, मतलब कि सी डी ई, मतलब उल्टा अब जा रहा है। तो ऐसे ही इसमें कॉमन पकड़िए, एम एन तो ठीक है, फिर उसके बाद एल एम एन, ये भी ठीक है, मतलब ये +1 इसमें जुड़ा है, इसमें -2 घटा है। उसके बाद आर एस क्यू आर एस, ये भी ठीक है। इसका मतलब कि डी ऑप्शन हो जाएगा गलत, मतलब कि यही विषम है। देखिए कैसे, डब्ल्यू के बाद एक्स तो आ रहा है, ठीक। तो यू के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, मतलब कि -3 हो रहा है, इसलिए बाकी सब में 2 आ रहा था, बाकी सभी में 2 आ रहा था, इसमें 3 आ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ये बताइए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए। 80 वाट, 4 वाट, 8 वाट, 9 वाट, 8, मतलब कि एक्स पहले ऑप्शन में दिया है, एक्स प्लस बड़े का चिन्ह तथा भिन्न, भिन्न छोटे का चिन्ह, गुणा तथा भिन्न, प्लस माइनस भिन्न तथा बराबर, एक्स भिन्न भिन्न तथा बराबर। कौन सही होना चाहिए दोस्तों। 6 का क्वेश्चन बहुत आसान है, अच्छा है। तो इसमें रखिए, ऑप्शन फर्स्ट को रख लेते हैं। तो ये बताइए, जैसे कि 80 रख लेंगे, 80, उसके बाद वाट की जगह रखेंगे गुणा, ये पहले ऑप्शन से हम लोग कर रहे हैं। फिर 4 हो जाएगा, फिर प्लस 8, फिर क्या है इस वाला चिन्ह का, 8 के बाद 9 हो गया, फिर भिन्न दिया है 8। अब इसको लगाइए और देखिए, इस टाइप का सवाल लगाने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला आता है, भागु जोग, भागु जो घ, मतलब कि पहले भाग करना होगा, फिर गु से गुणा, भागु मतलब भाग से भाग करना होगा, फिर गु से गुणा, फिर जो से जोड़, घ से घटाना, मतलब घटाना सबसे बाद में और भाग सबसे पहले करना होगा। इसमें देखिए भाग कहीं है, बिल्कुल है, तो कटेगा ही नहीं, तो लगभग पॉइंट में आएगा। तो इसमें पॉइंट में आएगा ना, तो बिल्कुल इसको स्किप कीजिए, क्योंकि पॉइंट में ये ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं है। अब नेक्स्ट वाले से हम लोग करते हैं, 80 भिन्न 4 बड़े का चिन्ह ऐसे दिया है, 8 भागे 9, 8 गुणा 9 भागे 8 हो जाएगा। अब ये देखिए, 4 से कितने बार में कटेगा, 20 बार में। अब बड़े का चिन्ह बताया है, 8 चौको 32, 8 चौको 32, यहाँ पे 32 आ जा रहा है, 8 से भाग भी देना है, 8 से भाग देना है, तो 4 4 बटे 32, मतलब 20 बड़ा है 4 से, बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। थोड़ा सा अपने से भी कर लीजिएगा, वैसे मैं सही लगाया हूँ सटीक इस्तेमाल करके। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का थोड़ा धैर्यपूर्वक करना होता है। यदि $5 4 @ 3 बराबर 23 तथा $6 3 @ 9 बराबर 27 हो तो $7 4 @ 6 बराबर वाट क्या होगा। तो इसको देखिए कैसे लगाया जाएगा। ये 5 4 मतलब $5 4 @ 3, मतलब इन तीनों को हल करने पर 23 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो 5 गुणा 4, 5 चौको 20 और 3 23 आ गया 23, मतलब कि डॉलर का मतलब कि यहाँ पे डॉलर बराबर क्या है, गुणा, और @ बराबर क्या है, प्लस।
बस यही करना है, जहाँ डॉलर है वहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देना है, और जहाँ एट है वहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाना है। तो 6 18, 18 में 9 जोड़िए, 18 9 27, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अब हल करना है, क्वेश्चन दिया है 7 चौक 28, 28 6 34, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस हिसाब से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। 4 10 18 24 32 38 46 के बाद क्या आएगा, यही पूछा है। मतलब 46 के बाद यहाँ वाट का चिन्ह है, यहाँ पे क्या आना चाहिए। 50 52 54 या फिर 56 क्या आना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे 4 में 6 जुड़ा है 10 हो गया, 10 में 8 जुड़ा है 18 हो गया, 18 में 6 जुड़ा है 24 हो गया। मतलब कि एक बार 6 जुड़ रहा है, एक बार 8 जुड़ रहा है। 24 में 8 जुड़ा है 32 हो गया, 32 में 6 जुड़ा है 38 हो गया, 38 में 8 जुड़ा है कितना हो गया 46। अरे अब तो नीचे करना है ना, 8 जुड़ा है 46 हो गया। अब यहाँ पे 6 जोड़ना पड़ेगा, 46 में 6 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, 52 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी जेड वाई, सी डी एक्स डब्ल्यू ई एफ। देखिए इसको कैसे लगाया जाएगा, बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ए और बी मतलब कि +1 हुआ है। ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा आई थिंक। यहाँ पे ऐसे लगेगा, देखिए ए में जो 3 जोड़ने पर, नहीं ए में 2 जोड़ने पर सी हो गया, बी में 2 जोड़ने पर डी हो गया। ऐसे ही जेड में एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। दोस्तों 1 सेकंड फिर से लगा दे रहा हूँ इसको सही ढंग से। तो यहाँ पे ऐसे लगेगा दोस्तों, देखिए ए का अपोजिट जेड, बी का वाई होता है, सी का एक्स, डी का डब्लू। तो ई का क्या होगा, ई का वी, एफ का यू, मतलब यू, वी यू आएगा, वी और यू। डी ऑप्शन सही लग रहा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लगाना है। मतलब कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। जैसे सबसे पहले इसमें तो जैसे कि एम, सभी में एम है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको लगाने के लिए ऐसे करना चाहिए, सबसे पहले एम को काट दीजिए, जितने में भी एम है काटिए पहले। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले इसमें भी ए है, फर्स्ट वाले में ए है, थर्ड वाले में ए है, 5 वाले में ए है, और चौथे वाले में भी ए है। ठीक, तो सबसे पहले आने वाली बात कर रहा है ना वो, मतलब सबसे पहले आएगा कौन, ये पहले जान लीजिए। तो इन तीनों में ही अब कॉमन चेक कर लेना है। तो इन दोनों को भी काटिए, इसको भी ये। अब देखिए अब कौन पहले आएगा, एस आएगा कि जी कि आर, जी आएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले तीसरा वाला आएगा, मतलब मैजिक। ये बताइए, जैसे कि ये सभी तो कट गया, एम ए कट जा रहा है, ये भी कट गया। अब उसके बाद आ रहा है जी आएगा पहले कि एस की आर। इसको छोड़िए, इन दोनों को छोड़िए, पहले इन दोनों को छोड़िए, जी पहले आएगा। इसका मतलब तीसरे ऑप्शन से ही स्टार्ट होगा। तो 5 वाला तो वैसे ही, मतलब डी वाला तो वैसे ही कट गया, मतलब तीसरा पहले आएगा जी। जी के बाद क्या आएगा आर, मतलब कि 3 5 पहले आएगा, 3 5। अब देखिए 3 5 इसी में दिया है, बाकी किसी में नहीं दिया है। बस ऐसे ही टिक करना चाहिए एलिमिनेट करके, तो मतलब थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मिला लीजिए, अब ये दोनों तो पहले हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि इसमें इसमें और इसमें, मतलब कि 1 2 और 4 में से कोई अब मिला लीजिए। ये दोनों तो पहले हो गया, मतलब 3 5 हो गया। अब एक पहले आएगा उसके बाद, या फिर 2 या फिर 4।
तो फिर देखिए एस के बाद क्या आता है, मतलब वाई से पहले एस आएगा ना, तो एस वाला पहले हो जाएगा, ये वाला ठीक है। तो मतलब कि पहला आ जाएगा, मतलब 3 5 1 हो गया। फिर उसके बाद वाई पहले आएगा, अरे वाई पहले कर रहा हूँ। अब इसमें से कॉमन पकड़ लेना है कि एम ई डी, इसमें से पकड़ना है एम ई डी, यहाँ पे एम ए वाई लिखा है। इसके बाद मतलब कि एम ए पहले आएगा, एम ई पहले नहीं होगा, मतलब एम ई पहले नहीं होगा, एम ए पहले होगा, इसलिए चौथा भी आ जाएगा और 2 वाला सबसे बाद में होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 अब देखते हैं। ललित कल्याण में निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ऊपर का नीचे, तो मोटा का क्या होगा, ऊपर का नीचे दिया हुआ है मतलब कि अपोजिट दिया है, तो मोटा का क्या होगा, पतला। 11 का क्या होगा, डी वाला, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, पतला हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से मतलब संबंधित संख्या को चुनिए। 24 का रेशियो दिया है 16, तो 28 का क्या होगा, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये लगेगा कैसे, इसमें ऐसे लगेगा मतलब कि 4 का वर्ग कर दिया गया है और 2 उसके मतलब कि 2 पावर है, 4 पे 2 पावर लगा दिया गया है। वैसे ही आ गया कितना, 4 का 2 पावर हो गया 16, तो वैसे ही 8 पर और 2 पावर लगा देने पर कितना आएगा, 64। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब जो इसमें दिया है सबसे पहले 2 4 दिया है, मतलब कि 4 पर 2 पावर हो जाएगा, 4 पर 2 पावर, तो 4 चौको 16, वैसे ही 8 पे 2 पावर, तो 8 64 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही। अब देखते हैं, ये आकृति पर बना हुआ क्वेश्चन है, आकृति से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन में से ये एक होता है, बहुत तेज कन्फ्यूजन करता है ये। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को करेगी, पूरा करेगी, कैसे, मतलब कौन सा इसमें जो ABCD ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा उठा कर रखेंगे तो बिल्कुल वो सही आकृति बन जाएगी, यही पूछ रहा है इसमें। तो देखते हैं कौन है। तो इसमें पहला ही आकृति रखने पर बिल्कुल सही बन जाएगा, पहला आकृति है। अब देखिए यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन है। यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तराकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न को देख लीजिए। अब इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए दर्पण में क्या होता है कि दर्पण में लेफ्ट का राइट हो जाता है बस, और पानी में मतलब कि जल का प्रतिबिंब जब बनेगा तो ऊपर का नीचे बन जाता है, बस यही उसमें चेंजिंग आता है, बाकी सेम रहता है। तो ये दर्पण की बात कर रहा था, तो कौन ऑप्शन सही होगा इसका दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला प्रश्न में ये जो चिन्ह था प्रश्न में इधर था, तो इधर था तो इधर हो जाएगा, बस यही डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें पूछ रहा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। लाल पीला रंग। अब बताइए कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये दिया है। अब देखिए ये तो सभी तो रंग ही है, सभी तो मतलब कि इसमें ये दोनों तो रंग है ना, तो रंग पहले आ जाएगा, ये रंग है और उसी में दे दिया है, ये लाल हो गया और ये पीला, बस हो गया। तो इस कहाँ पे बन रहा है, डी ऑप्शन में बन रहा है, लास्ट डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे होता है ये मैजिक अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। मतलब प्रश्न चिन्ह जहाँ दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए पूछ रहा है। लगाइए, चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन अब शो हो गया, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको लगाइए। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, लगाइए इसको, जब नहीं लगेगा तो फिर मैं बता ही दूंगा। तो अपने से भी प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कंसेप्ट क्लियर होता है दोस्तों। तो अब मैं लगाने जा रहा हूँ। 3 चौक को 12, 12 दूनी आ गया 24। उसी तरह 1 छक्का 6, 6 पचे 30 हो गया। और उसी तरह 8 9 72, 72 दूनी 144। यहाँ पे क्या आएगा 144, मतलब लास्ट में
पूरा लिख दिया गया है कि कितना आ रहा है, तो 144 आ रहा है, थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ये बताइए। त्रिभुज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कितने त्रिभुज है ये बताइए। देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या कैसे गिना जाएगा। एक तो ये हो गया, 2, 3 और 4, 4 त्रिभुज तो ऐसे हो गया, ठीक। 4 नोट कर लीजिएगा, 4 पहले आ गया था। अब देखिए यहाँ से एक, ये वाला एक हो गया और ये वाला एक हो गया, 2 त्रिभुज ये, ठीक। 4 पहले था, 4 पहले था, 2 और आ गया। अब देखिए ये एक हो गया और फिर ये एक हो गया, तो 2 ये त्रिभुज। 4 पहले था, 2 2 4, मतलब कि 4 4 8, मतलब कि 8 त्रिभुज। कहाँ ऑप्शन है? 8, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। 8 त्रिभुजों, त्रिभुज की संख्या इसमें 8 है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन था तो उसी महीने का 13वां दिन क्या था। ये भी क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है, कैलेंडर से है। महीने का 22वां दिन कह रहा है कि क्या था, महीने का 22वां दिन क्या था। 22वां दिन बराबर क्या है? शनिवार, शनिवार, ठीक। तो अब कह रहा है कि उसी महीने का 13वां दिन, तो 22 में से 7 7 बस घटाते जाइए, क्योंकि सप्ताह, मतलब सप्ताह वाली बात इसमें है। तो 22 में से 7 घटेगा 15, 15 में से फिर 7 घटाइए, नहीं 15 आ गया, 13वां दिन की बात कर रहा है, तो 15 को क्या हो गया, फिर शनिवार हो गया, तो 14 को क्या होगा, शुक्रवार, और 13 को क्या हो गया, शुक्रवार से पहले क्या आता है, बृहस्पतिवार। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहस्पतिवार। नेक्स्ट, एक विशिष्ट कोड भाषा में नीता को MVVGZ लिखा जाता है। इस कोड भाषा में IZHSNR किस शब्द के लिए आएगा ये बताइए। नीता को क्या लिखा जाता है ये। तो इसको हल करते हैं। तो इसमें एक दूसरे का अपोजिट दे दिया है, अपोजिट मतलब उल्टा। N का M होता है, N का M होता है, E का V होता है, E का V होता है, T का होता है G होता है, Z का A होता है, मतलब अपोजिट बस लिखना है। ऐसे ही अब लगाइए, देखिए बस। I का क्या होता है, I का अपोजिट क्या होना चाहिए, R होगा, I का अपोजिट R हो जाएगा, Z का A हो जाएगा, H का क्या होगा, S होगा, RAS कहाँ लिखा हुआ, बस इतना देखिए, RAS 2 में है, मतलब ये दोनों तो कट गया वैसे ही। अब S का क्या होगा, S का अपोजिट H हो जाएगा, RASH कहाँ है, ये दोनों में है। अब देखिए N का क्या होगा, N का M हो गया, और उसके बाद R का I हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ये है कथन वाला क्वेश्चन, तो बहुत लंबा है, देखने में बस लंबा है ऐसा कुछ नहीं। पूछ रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद उसके कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हालांकि इनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। कथन दिया है कि सभी लेखक वकील है। देखिए सभी लेखक क्या है, वकील है, ये वकील लिखा हुआ है, सभी लेखक वकील है। कुछ रीडर लेखक है, कुछ रीडर लेखक है, कुछ रीडर लेखक है,
फिर केवल निष्कर्ष फर्स्ट का राय सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड का राय सही है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, थर्ड वाला कह रहा है या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड सही है, डी वाला कह रहा है कि दोनों ही निष्कर्ष सही है। तो दोनों निष्कर्ष सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट निष्कर्ष सही है, केवल एक निष्कर्ष सही है। अब चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है अंक गणित। तो बाद में देखेंगे, तो मैथ का क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे एक प्रश्न रहेगा, आगे एक प्रश्न 21 से स्टार्ट है। तो चलिए स्टार्ट इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया प्रश्न है कि 2.7 प्लस 2.5 का स्क्वायर माइनस 2.7 माइनस 2.5 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो एक फार्मूला आता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab, मतलब बस 4ab। तो देखिए क्या करना है कि आप कर लीजिए 4 गुणा ए का मान क्या दिया है 2.7 और बी का मान क्या दिया है 2.5, बस यही गुणा कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो किया जाए गुणा, तो 2.7 और 2.5 का गुणा क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे 2.7 और 2.5 का गुणा करने पर आएगा 6.75। अब इसमें 4 का गुणा कीजिए तो 75 चौका कितना होता है, 75 चौको 300 मतलब कि 1.35, अच्छा चौका 24, 300 होगा मतलब कि 75 चौका 300, तो उसमें 3 बच गया टोटल, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है, टोटल 3 बच गया। तो 4 छक्का 24 3 27, यही 27 आंसर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है, 27 आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 8 से विभाज्य है। देखिए 8 की विभाज्यता का नियम पढ़ना होगा, अगर जो भी बालक पढ़ा होगा वो लगा लेगा। अब देखिए इसमें अब बस ये कीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि 2 से विभाज्यता का नियम, तो लास्ट में 2 देख लीजिएगा, 2 का पहाड़ा देख लीजिएगा, 0 होना चाहिए तो 2 के पहाड़ा के आसपास में, तो 2 से कटेगा। 4 से कटने के लिए तो लास्ट के 2 अंक 4 से कटेगा तो 4 से कट जाएगा बिल्कुल। और अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाए तो वो पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए 3 अंक को 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ये 3 8 से डिवाइड कीजिए, 8 7 56 8 64, एक बच गया, नहीं कटेगा तो ये होगा नहीं। अब इस दोनों को पकड़िए, 8 एकम 8 8 3 का 24 103, यही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही है दोस्तों। और भी देख लीजिए, अगर विश्वास ना हो तो और भी देख लीजिए। ये 9 नहीं है, 8 9, तो 8 से तो एक बार में कट गया, 92 लिखा हुआ था, 8 एकम 8, अब देखिए 12 बच गया, ये भी नहीं कटेगा। अब इसमें 3 अंक पकड़िए, 326 है तो 8 चौको 32, पूरा कट गया, अच्छा नहीं कटेगा, बिल्कुल गड़बड़ है। तो सेकंड ऑप्शन पूरी तरह से एकदम बिल्कुल कट जा रहा है। अब देखते हैं 23 क्वेश्चन। इसमें क्या है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4/9 बड़ा है 4/7 से, 5/7 बड़ा है 4/9 से, केवल एक सही है। यहीं पे ऑप्शन दे रहा हूँ, केवल एक सही है, केवल 2 सही, या तो 1 या 2 सही है, या तो कोई नहीं सही है। कौन सही है बताइए। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हल करने के लिए बस ऊपर एक 0 लगा लीजिए। जैसे 4/9 दिया था तो 40/9 कर लीजिए, और एक है 4/7 तो 40/7 कर लीजिए बस। अब इसको हल कीजिए, देखिए 9 से उसको डिवाइड कीजिए, 9 चौको 36, 6 बार में 4 बार, 9 चौको 36, 4 लगभग। आइए 7 से कटेगा, 7 छक मतलब 7 5 35, मतलब कि इस वाले का बड़ी संख्या आ रहा है, मतलब ये तो बिल्कुल सही हो जा रहा है। अब ये सेकेंड वाले को देखते हैं, ये 50 हो जाएगा, क्योंकि अपने से 7 बढ़ाने के लिए मैं बोला था।
और एक 40/9 हो जाएगा। 7/56 मैंने 7×7 = 49 हो गया, ये 7 आ रहा है। आया 9×4 = 36। तो ये भी तो बिल्कुल सही आ रहा है, ये भी सही है, मतलब कि दोनों ऑप्शन सही है। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। 32% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना हो चाहिए, या फिर 40%, 50%, 30% या फिर 60%। बताइए क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को, व्यापारी को क्या करने की ज़रूरत है इस टाइम। तो देखिए माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, x, यहाँ पे x दे दिया है। अब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं हम लोग, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य गुणा, माने अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट बटे में 100 हो जाता है। तो हम लोग अब पहले देखिए विक्रय मूल्य तो यह है, अब इसको हल करते हैं। तो क्रय मूल्य और फिर वही अंकित मूल्य, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो क्रय मूल्य गुणा 100 और प्लस लाभ बटे में 100। अब देखिए यहाँ पे 88 बटे हो जाएगा 100, क्योंकि 12% का क्या कर रहा है, छूट दे रहा है ना। तो 88/100 गुणा अंकित मूल्य बराबर x गुणा 132/100 हो जाएगा। तो इसको लगाने पर आएगा क्या, देखिए इसको लगाने पर आएगा क्या कि अंकित मूल्य बराबर क्या होगा, 132x/88। अब हल कीजिए, बराबर 3x/2। तो हल करने पर आएगा 1/2 गुणा 100 बराबर आएगा 50%। 50% यही सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 25। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 11:3 है। यदि आयत का परिमाप 420 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी, वो भी आंसर देना है सेंटीमीटर में। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो इसको लगाते हैं हम लोग यहाँ से जूम करके। देखिए क्या दे दिया, लंबाई दिया 11 और चौड़ाई दे दिया 3, x चिपका दीजिए। अब देखिए आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। तो इतना बस जान लीजिए, स्पेस कम है इसलिए बस डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे। तो टोटल दे दिया कितना, 420, टोटल 420 दिया था। अब फार्मूले में इसको रखिए, यहाँ पे 2 हो गया 11x, ये लंबाई हो गया प्लस चौड़ाई 3x। अब हल कीजिए, देखिए तो 420 बराबर 11 3 14x, 14 दूनी 28x हो गया। 28 से इसको भाग कीजिए 15 बार में, 28 15 यहाँ 420 होता है। x बराबर आ गया 15। अब आयत की चौड़ाई पूछा है, तो चौड़ाई कितना 3x है, 3x। अब 15 आया है, x का मान 15 आया है, तो 3 गुणा x का मान 15 रख दीजिए। 15 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 45 सेंटीमीटर है, तो हल बिल्कुल है, सेकेंड ऑप्शन में है 45 थर्ड सेकेंड ऑप्शन में है, बिल्कुल ये सही हो गया। अब देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति बिंदु A से B तक जाता है तथा वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 किलोमीटर पर घंटा है। यदि A से B जाने में उसकी गति 24 किलोमीटर पर घंटा है, तो B से A तक वापस आने में उस व्यक्ति की गति क्या होगी। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत आसान। लगाइए इसको। देखिए फार्मूला यही रखना है, आने जाने में लगा समय क्या होता है, 2x/x+1। मतलब औसत गति क्या होता है, औसत गति बराबर 2xy बटे x+y। बस इसी फार्मूले पर रख लीजिए। और उसमें क्या पूछा है, आने में उस व्यक्ति द्वारा लगा समय, आने का टाइम पूछ रहा है। तो फार्मूला तो ये होता है 2xy बटे में x+y बराबर क्या होता है, औसत गति। औसत गति तो उसकी औसत गति तो पहले ही दे दिया है 30। तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, 30 बराबर 2 गुणा 24 गुणा y बटे में क्या होगा 24 + y। अब लगाइए 24 + y, अब लगाइए तिरछा गुणा हो जाएगा।
तो गुणा होगा तो क्या होगा 720 प्लस 30y बराबर 48y तो 720 बराबर क्या होगा 48y में से 30y घटेगा तो क्या क्या होगा 18y। अब 18 चौक 72 y बराबर हो गया 4 40 18 चौक 72 40 हो जाएगा। तो जब y बराबर हो गया 40 किलोमीटर और यही पूछा था तो आंसर क्या होगा सेकंड वाला 40 किलोमीटर पर घंटा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/3 35 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उस संख्या का 64% क्या होगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/3 35 है तो वह संख्या क्या है, x मान लीजिए पहले। तो किसी संख्या का 1/3 x का 1/3 क्या होगा, x गुणा 1/3 क्या दिया है 35 है। अब देखिए 35 तिहाई कितना होता है 3 × 5 = 15 3 × 1 = 9 10 मतलब 105 हो जाएगा। x बराबर आ रहा है 105, बस इतना जान लीजिए। x की वैल्यू आ रही है 105, x बराबर 105। तो संख्या का 64% पूछा है ना, तो 105 का 64% बस लगा दीजिए 64/100। बस इसको हल कीजिए 32 दूनी 64 50 दूनी 100। 32 का आधा कितना होगा 32 का आधा 16, 50 का आधा 25। 25 से 105 को काटिए तो 5 × 5 = 25, 21 × 5 = 105। 21 गुणा 16/5 बराबर इसको हल करेंगे तो आएगा 67.2 है कहीं, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 28 नंबर पे कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 108.33%, 121.11%, 116.66% या फिर 102.22%। बताइए इसका आंसर। माना तीसरी संख्या क्या है x, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या बराबर होगा 70/100 x, तो हल करने पर क्या आएगा 7/10 x हो जाएगा। और दूसरी संख्या 60x/100 है, तो इसी तरह यह हो जाएगा 3x/10 3x/5 होगा 5। अब प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो वहाँ पे 7x/10 आया था और यहाँ पे 3x/5 आया था और गुणा 100। अब हल कीजिए तो आएगा 7/6 गुणा 100 बराबर 116.66% हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। उनतीस नंबर पे है कि 2000 को पहले 25% से घटाया गया तथा फिर उसे 30% से बढ़ाया गया, अंतिम मान क्या होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आता है MTS में चाहे CHSL में, बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछता, बस वही टाइम थोड़ा सा जब एक्सपीरियंस मतलब कि वो नहीं रहता है, प्रैक्टिस अच्छा नहीं रहता है तो टाइम लगता है कि कम है। बस प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो वही लगेगा कि टाइम अधिक है। अब इसको लगाइए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का। तो अंतिम मान पूछा है, तो अंतिम मान बराबर हो जाएगा 2000 गुणा 25% घटाया गया तो बचा हुआ कितना 75/100। अब कितना 30% बढ़ाया गया, तो जब बढ़ाया जाएगा तो जब 100 से अधिक हो गया ना तो 130% हो जाएगा। तो यहीं पर गुणा करके लिखना है 130 मतलब 2000 गुणा 75/100 गुणा 130/100। इसको हल कीजिए तो 2000 में 3 0 से 3 0 कट गया। अब 75 गुणा 100 चलिए 75 गुणा 13 बच गया, 75 गुणा 13 हल कीजिए 1950 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला, एक वस्तु को 60% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताइए। तो लाभ पर विक्रय, पहले मानव वस्तु की क्रय मूल्य क्या है x है, तो उस पर यह लाभ कितना हो रहा है 60% का लाभ
तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बाई 100 हो जाएगा। तो इसको अब देखिए तो कैसे लगेगा, 100 गुणा हो जाएगा 60% का लाभ तो 160। देखिए कोई भी वस्तु अपने में 100% होता है, तो जब 60% का रहा है तो 100 से तो 60% और बढ़ रहा है, तो 100 प्लस 60 तो 100 प्लस 60 160 हो जाएगा। अब देखिए बटे 100 कितना होगा, 0 से 0 कट गया, 16 का आधा 8 होता है, 10 का आधा 5, मतलब 8x बटे कितना हो जाएगा 5। अब विक्रय मूल्य बराबर दे दिया, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, ये 3 हो जाएगा गुणा 8x बटे 5। अब लगाइए 8 3 के 24 बटे 5 हो गया। तब क्या होगा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणा 100 बाई क्रय मूल्य होता है ना। अब इसको लगाइए आगे से, तो देखिए 24x बटे में 5 माइनस 8x आया था बटे में 5, ये भी पूरे का बटा x गुणा 100 हो जाएगा। अब लगाइए तो हल करने पर आएगा 16 बटे 5 गुणा 100, तो 1600 में 5 से भाग दीजिए तो आएगा 320%। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 15.5% 15.5 है। यदि पिछली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यही पूछा है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत दे दिया है 15.5, तो 4 क्रमागत देखिए, सबसे पहले क्रमागत समझिए। तो क्रमागत x हो गया, एक एक जोड़ते जाइए, x प्लस 1 x प्लस 2, ये टोटल 3 संख्या हो गया, x प्लस 3, टोटल कितनी संख्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 ही पूछा था टोटल। अब 4 से ही भाग करना होगा क्योंकि 4 संख्या। अब देखिए एक तो सब जोड़ते जाइए, संख्याओं को एक तरफ, अल्फ़ाबेट को एक तरफ जोड़िए, तो एक टोटल कितना होगा, 1x 2x 3x 4 5 5x प्लस ये जोड़िए क्या होगा, 1 2 और 3 कितना होगा 6, 5x प्लस 6 बटे 4, औसत दिया है 15.5। आगे भी लगाइए इसको, तो अब 4x बचेगा, 4x प्लस 6 बराबर 62। तो अब लगाइए 4x बराबर क्या होगा, 4x बराबर 62 माइनस 6 तो क्या होगा 56। तो x बराबर 4x बराबर 56 आ रहा है, तो x बराबर क्या होगा, 14 चौका 56, तो 14 यही बच गया। अब पिछली 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो बीच की संख्या है 14, 14 बीच की संख्या आया है। देखिए 14 बीच की संख्या आया है, और टोटल कितना, 3 संख्याएं टोटल जोड़ी गई तो 7 संख्या आ गया। तो इसके आगे भी तो 3 संख्या होगी, इसके पीछे भी तो 3 संख्या होगी। अब पूछ क्या रहा है, नया औसत। तो देखिए 14 है तो ये 15 हो गया, ये 16 हो गया और ये 17, 14 के पहले 13, ये 12 और ये 11। अब सबको जोड़िए, 11 से 17 तक सबको जोड़िए तो आएगा 98 98। अब बटे में कितना होगा 7 से भाग दे दिए, 14 98 मतलब 14 आएगा। नया औसत क्या होगा 14। फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसमें है अगला क्वेश्चन कि ए बी तथा सी ने एक कार्य को 80,000 रुपये में किया। ए तथा बी मिलकर कार्य किया 3/4वां हिस्सा पूरा करता है, तो सी का हिस्सा रुपये में बताना है। कितना रुपया सी ने लगाया था, या फिर सी का कितना हिस्सा है उसमें। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ए तथा बी का हिस्सा कितना है, 3/4 कितना गुणा 80,000। ठीक, अब 4 से इसको काटिए, हो गया कितना 20,000। 20,000 गुणा 3 तो हो गया 60,000। तो सी का हिस्सा इसमें से निकाल लीजिए। तो 60,000 में से, और 80,000 में से 60,000 निकालिए तो हो गया कितना 20,000। तो 20,000 यही किसका हिस्सा है, 20,000 वही सी का हिस्सा आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है।
यक्ष एक कार्य को अकेला 300 घंटे में पूरा करता है, वाई उसी कार्य को अकेला 450 घंटे में पूरा करता है। एक्स वाई जेड मिलकर उसी कार्य को 90 घंटे में पूरा करता है, जेड अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। इसको अब लगाते हैं, कैसे लगेगा देखिए। तो यहाँ पे एक्स का 1 घंटे का कार्य कितना होगा, 1/300 हो जाएगा, ऐसे ही लगता है 1/300। वाई का होगा 1 दिन का 1 घंटे का कार्य 1/450 हो जाएगा। और एक्स वाई जेड का दिया है, एक्स वाई जेड का दिया है 90 घंटे में, तो 1/90। तो जेड का पहले निकाल लीजिए 1 दिन का कार्य, क्योंकि उन दोनों का पता है, ये एक्स वाई का पता है, जेड का पता नहीं है। तो जेड का पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 - 90 तीनों का है इसमें से, तो एक्स का और वाई का घटा लेंगे इसमें से। 1/300 माइनस 1/40 50। अब हल करेंगे इसको तो आएगा 180, 1/180। अब जेड का 1 दिन का कार्य निकाल लीजिए, 1/180 दिन आ गया, मतलब कि टोटल आएगा 180 घंटा। तो यही जेड का कार्य है, जेड का ही पूछा था, जेड अकेले कितने दिन में करेगा, तो 180 घंटे में, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। देखिए ये प्रश्न नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल सेम, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल यही प्रश्न पूछा गया है कई बार। अब इसको देखिए, लगाइए, सभी कोणों मतलब कि सभी कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो 3 कोण है ना, अब लगाइए, 1 2 3, मतलब कि कितने कोण है, 1:2:3। तीनों को जोड़ने पर कितना होगा, इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा 6। तो सबसे पहले छोटा कोण निकालिए, 1/6 गुणा कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या होगा, 6 से 180 को भाग दीजिए तो 30 आएगा। तो ये 30 डिग्री सबसे छोटे कोण का मान आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड कराऊँ, सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, कितने समय या फिर वर्षों में 18,000 की राशि 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 22,500 हो जाएगी। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। पी बराबर कितना दे दिया है 18,000, पी बराबर 18,000, रेट दे दिया है 5%, ब्याज पर, मतलब कि मिश्रधन दे दिया है 22,500। निकालना क्या है हम लोग को, एसआई तो दे दिया है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं इसको। तो लगाइए इसको, देखिए यहाँ पे हो जाएगा एसआई बराबर PRT गुणा 100 होता है कि नहीं, होता है भाई। तो इसमें टाइम पूछा है, कितने समय टाइम पूछा है, टाइम। तो चलिए टाइम T बराबर हो जाएगा SI गुणा 100/PR, बस यही मान रख दीजिए, लग जाएगा। तो हम लोग रखते हैं T बराबर क्या होगा, हो जाएगा 4500 गुणा 100/18,000 गुणा 5। तो काटते जाइए सबको, 100 से ये इसमें से 2 जीरो कट गया, इसमें से ये कट गया, काटने पर आएगा टोटल 5 वर्ष। सेकेंड ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट, 1,000 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 500 मीटर लंबा पुल पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल पार करने में कितना समय या फिर सेकंड लगेगा। मतलब सेकंड में बताना है समय को, कितना समय लगेगा पुल को पार करने में, यही पूछा है। चलिए लगाते हैं, रेल को पुल पार करने में लगा समय बराबर क्या होगा, तय की गई दूरी, मतलब दूरी बटे चाल कुल निकाल लीजिए पहले। तो देखिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 500 मीटर लंबी पुल पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति इतना दिया है तो 1,000 मीटर ये है, 1,000
और प्लस ये 500 तो हो गया 1500। अब बटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है तो सेकेंड में टाइम निकाल लेना है, तो 5/18 से गुणा कर ली। अब लगाइए तो 1500 गुणा हो जाएगा 18 बटे में 150। ये 10 बार में कटेगा मतलब 180 सेकेंड। 180 सेकेंड मतलब कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट। तो 3 मिनट तो है नहीं, 180 सेकेंड में आंसर लगाना है। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के अनुकूल 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? आंसर घंटे में देना है। 3, 4, 6 या फिर 8 घंटे, कितना टाइम लगेगा? देखिए स्थिर जल में नाव की गति x बराबर दे दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति y बराबर दे दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल गति देखिए, तो धारा के अनुकूल गति हो जाता है x + y बराबर क्या होगा? 40 + 5 मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल 180 किलोमीटर तय करने में लगा समय, यही पूछ रहा है। तो दूरी बराबर दूरी बटे 4 हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी कितना है टोटल? 180 और 4 कितना है? 45 दोनों जोड़ने पर आएगा, तो 45 चौका 180 तो 4 आ जाएगा क्या? 4 घंटे आ जाएगा। मतलब सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकेंड वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ दे दिया है, तालिका दिया है, टेबल दिया है, इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको देख लीजिए। जैसे कहा है कि नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2010 से 2005 तक 2 विद्यालयों ए तथा बी प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। विद्यालय है वर्ष 2010 में ए में 428 और बी में 392, 11 में 442, 392 ऐसे सब दिया है। 2012 में 480, 423, 2013 में 436 ऐसे सब दिया। आप देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न है 38 नंबर पे कि यदि विद्यालय बी की कुल छात्र अंतर्ग्रहण क्षमता 500 है तो वर्ष 2015 में विद्यालय बी में कितने प्रतिशत सीटें खाली रह गई? तो खाली सीटों की संख्या पूछ रहा है। तो विद्यालय बी की क्षमता देख लीजिए, क्षमता कितना दिया है? 500। विद्यालय बी में 2015 में प्रवेश लेने वाले छात्र कितना है? विद्यालय 2015 में बी में छात्रों की संख्या कितना? 450 दिया है। तो खाली सीटों की संख्या कितनी बच गई? प्रतिशत पूछा है, तो कितना होगा? तो 500 में से 450 घटाइए, बटे में 500 से भाग दीजिए, गुणा यहाँ पे 100 रहेगा ही, प्रतिशत पूछा है। तो देखिए 500 में से 450 घटाइए तो कितना आएगा? 50 बटे में 500 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 10 हो गया, मतलब कि 10% सीटें खाली रह गई। देखिए ऑप्शन कहाँ है? थर्ड वाला ऑप्शन सही है। देखिए सभी वर्षों में से कितने वर्षों में विद्यालय ए के छात्रों की संख्या विद्यालय बी के छात्रों की औसत संख्या से कम थी? ए और बी के बारे में पूछ रहा है। तो ग्राफ को उसको स्क्रीनशॉट करके फिर लगाइएगा, समझ में आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो साइड से देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि किसी भी वर्ष विद्यालय ए में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 20 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या से कम नहीं है। ठीक, क्या पूछा है? ए के छात्रों की संख्या बी सभी वर्षों में, तो किसी में कोई कम नहीं है। ठीक, तो ए वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। दी गई अवधि में विद्यालय ए तथा बी में छात्रों की संख्या के मध्य औसत अंतर क्या है? दी गई अवधि में विद्यालय ए तथा बी में छात्रों की संख्या के मध्य औसत अंतर क्या है? औसत अंतर पूछा है, तो देखिए इसको भी लगा लेते हैं यहाँ पे। ए और बी के औसत अंतर, तो सभी को जोड़ लेते हैं। पहले ए वाले को जोड़ते हैं, ए वाले को जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ना है। 428, 442, 480 और कुल कितने विद्यालय है? 1, 2, 3, 4, 5, 6।
6 विद्यालय, इन सभी को जोड़ेंगे तो इन सभी को जोड़ लीजिए तो जोड़ने पर आएगा 2703। अच्छा है, 6 वर्ष का है, तो भाग देंगे तो आएगा कितना, 6 चौका 24, तो 450.5 आएगा, 450.5 आ गया। अब सेकंड वाला का देख लीजिए, इन सब को जोड़िए और 6 से भाग दीजिए तो जोड़ेंगे तो 2559 आएगा, 6 से भाग देंगे तो आएगा 426.5। अब देखिए अंतर की बात कर रहा था, बस अंतर लगा लीजिए। तो पहले का आया था 450.5 और दूसरे का आया था 426.5। अंतर कितना आ रहा है, 24 का। बस यही आंसर है, 24 ऑप्शन में है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में ही है 24, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस पर। देखिए सेकंड सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है कि किस प्रकार का निक्षेप देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, महंगा, अनौपचारिक, सस्ते तथा वहन योग्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन होगा सही दोस्तों, सस्ते और वहन योग्य निक्षेप देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके सर्वाधिक उपयुक्त कृषि, सूक्ष्म, मध्यम व कुटीर उद्योग है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, सस्ते व वहन योग्य। भारत में उत्पादन का कौन सा घटक प्रचुर मात्रा में है, मशीनें, श्रमिक, पूंजी या फिर उद्यम। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रमिक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 32, 2, 56 या फिर 301। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों को करने का अधिकार दिया गया है। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद से यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर सकता है। भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसी अनुच्छेद मतलब कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय कहा था। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में कि किस महान पुरुष ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। तो किसने कहा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 किसकी सलाह पर राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है, राज्यपाल, रेलवे मंत्री, रक्षा मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। अच्छा क्वेश्चन है। तो यह प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति किसी दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी है परंतु सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों के शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं तथा वे अपना त्यागपत्र व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 प्राचीन भारत में किसके संघों को श्रेणी कहते थे, व्यापारियों, किसानों, शासकों या फिर सिपाहियों। तो प्राचीन भारत में व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहा जाता था। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत करने वाला व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। ये इस टाइटल से ही स्पष्ट हो जा रहा है, ठीक। तो देखिए सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर मतलब अजमेर राजस्थान के अजमेर में था। इस सिलसिले के प्रमुख सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन खरीफ था। बाबा फरीद की कुछ रचनाएं सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, ठीक ना। 47 क्वेश्चन वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था, मद्रास, हैदराबाद, दिल्ली या फिर बंगाल। तो वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था। अगला क्वेश्चन देखिए 8 ग्रहों में बृहस्पति सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है, बताइए।
8 ग्रहों में बृहस्पति सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर पांचवा? तो यह है 5वें स्थान पर। देखिए कैसे, तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। देखिए 1 2 3 4 और यहाँ 5 आ रहा है ना, 5वें स्थान पर बृहस्पति आ रहा है। ठीक, पृथ्वी कितने समय में एक अंश घूम जाती है? 4 मिनट, 15 मिनट, 36 मिनट या फिर 24 मिनट? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये 4 मिनट में घूम जाती है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? अच्छा क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1663 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश। देखिए बस याद रख लीजिएगा, GAT, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन तीनों को ही याद रख लीजिएगा। सबसे पहले गुजरात आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, तेलंगाना आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ऐसे में देखिए, जैसे कि गुजरात का तो 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का जो आता है तो इसकी तटरेखा है 975 किलोमीटर। और भारत के 9 राज्य समुद्री तटरेखा से लगा हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय रेखा से सटा हुआ है? तो टोटल 9। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो यह बताया गया पहली अनुसूची में। नेक्स्ट, अब देखिए ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या दी गई है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 24? तो यह है अनुच्छेद 21 में। तो 52 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहा जाता है? बताइए। तो इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। वापस आएगा तो परावर्तित उसी को कहा जाएगा ना, रिफ्लेक्शन। देखिए, किस एक सुरक्षा युक्ति, मतलब कौन एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है? तंतु, बैटरी, सेल या फिर फ्यूज? तो इसका आंसर होगा फ्यूज दोस्तों। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित भाग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। यह किसी विद्युत उपकरण में करंट आने या अन्य प्रकार का फॉल्ट होने पर विद्युत की सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे संभावित हानि से बचा जा सकता है। फ्यूज को किसी विद्युत उपकरण में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज मतलब विद्युत फ्यूज का तार लेड व टिन का मिश्र धातु का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। कम गलनांक के कारण यह तार जल्दी पिघल जाता है, जिससे उपकरण में ओवरलोड होने पर विद्युत की सप्लाई ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। एक्वेरेजिया डैश का एक मिश्रण है। एक्वेरेजिया किसका एक मिश्रण है बताइए? सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3 भागों तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 भागों का, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भागों तथा एक हिस्सा नाइट्रिक अम्ल सांद्र का, तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भागों तथा तंतु नाइट्रिक अम्ल का एक हिस्से का, या फिर तंतु नाइट्रिक अम्ल के 3 भागों का तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 भाग का। 55 का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों बताइए? 55 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही होगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भागों तथा एक हिस्सा नाइट्रिक अम्ल का सांद्र का। 55 का सेकेंड ऑप्शन सही है दोस्तों। अब अगले चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आवास का एक उदाहरण नहीं है? जलाशय, दलदल, झील या फिर वन? बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए जलीय आवास है, जल तो सब किस में, जल में दिखेगा जल, झील में भी, दलदल में भी, लेकिन वन में नहीं दिखेगा, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में, अग्न्याशय में, यकृत में या फिर गुर्दे में? तो पित्त का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो यकृत में होता है। उत्पादन की बात कर रहा है, ध्यान से।
पित्त रस का उत्पादन यकृत में होता है। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय होता है, मतलब ये क्षारीय द्रव होता है, ठीक ना। जिसका पीएच मान कितना होता है, देखिए इसका पीएच मान पूछ देगा तो 7.7 होता है। देखिए मैं बता चुका हूँ कि जब 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 के बराबर रहेगा तो उदासीन। यही याद रखना है। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है तथा भोजन के साथ आए जीवाणुओं को, मतलब जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यह वसाओं का अम्लीयकरण करता है तथा आंत की क्रमकुंचन गतियों को बढ़ाता है, जिससे भोजन के पाचक रस अच्छी तरह घुल जाता है। इसके अतिरिक्त यह विटामिन के व वसाओं में घुले तो अन्य विटामिनों के अवशोषण में भी सहायक होता है। पल्स बीट किससे मापी जाती है, धमनी, मतलब पल्स बीट डैश से मापी जाती है, धमनी, तंत्रिका, कोशिका या फिर नस। बताइए किससे मापी जाती होगी। तो पल्स बीट धमनी से मापी जाती है, धमनी। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के ALU द्वारा किया जाता है। सबसे पहले आप ALU का फुल नेम बताइए। इसका ऑप्शन मैं तब तक बोल दे रहा हूँ, अंकगणित ऑपरेशन, तर्क संगत ऑपरेशन, A और B दोनों, या फिर आंकड़ों का भंडारण। तो ALU का फुल नेम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अंकगणित, ऑपरेशन, तर्क संगत, A और B दोनों सही होगा, क्योंकि ये दोनों आएगा इसमें, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही है। 59 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा। वर्ष 2022, वर्ष 2025, वर्ष 2028 या फिर वर्ष 2030 में कब होगा, बताइए। अच्छा क्वेश्चन में से ये एक है। तो यह लॉन्च किया जाएगा कब, वर्ष 2025 में। वर्ष 2020 में नीति आयोग व किस के दूतावास के साथ डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा के तहत एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड्स या फिर जापान। बताइए आंसर, बताइए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, नीदरलैंड होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। यह सुपर टेट 1 जनवरी 2019 को सुपर टेट, यूपी सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर होगा 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। जॉन डाल्टन, सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, अल्फ्रेड नोबेल या फिर ऑटो ब्लॉथी। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, अल्फ्रेड नोबेल। 63 का थर्ड ऑप्शन, 63 थर्ड सही है। द्युति चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है, बताइए। 100 मीटर दौड़, 3000 मीटर लंबी दौड़, ऊंची छलांग या फिर ट्रिपल जंप। तो द्युति चंद का संबंध किससे है। तो द्युति चंद एक प्रसिद्ध धावक हैं, मतलब कि रनर, एथलीट, तथा 100 मीटर दौड़ की महिला एथलीट है, मतलब इसलिए यह फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही सही हो गया, 100 मीटर दौड़ वाली। वे उड़ीसा के गोपालपुर जिले की निवासी है। उन्होंने वर्ष 2019 में इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में महिलाओं के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट 100 मीटर रेस में गोल्डन मेडल जीता था तथा ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है, ठीक। तो द्युति चंद का संबंध किससे है, दौड़ से है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करता है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख या फिर 5 लाख।
इसका ऑप्शन थर्ड होगा सही, 2 लाख। अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश पे दोस्तों, इंग्लिश के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसको देखिए, अब इंग्लिश को हम हल करने चल रहे हैं। देखिए 66 से 67 क्वेश्चन में क्या करना है बता रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस में हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 66 नंबर पे क्वेश्चन है कि इफ़ इंडिया विल विन द मैच दे विल विन द सीरीज। आंसर इसका क्या होगा, द सीरीज, दे विल विन दिस मैच, इफ इंडिया विल विन। तो इसका आंसर होगा इफ इंडिया विल विन। नेक्स्ट, नीड नो वरी, द टिप विल हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज योर वर्क। इसमें कहाँ फॉल्ट दिया हुआ है 67 में, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में फॉल्ट है, फर्स्ट वाले में नो नीड वरी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नीड नो वरी होना चाहिए। मतलब कि नीड नो वरी टू मेक दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली एरर है, यहाँ पे एरर है, फर्स्ट वाले में ही एरर है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिस सेंटेंस गिवन विच ब्लैंक टू बी फिल्ड इन द एन एप्रोप्रिएट वर्ड। इसको देख लेते हैं। टाइमर्स आर ट्रैफिक सिग्नल्स दैट हेल्प मोटरिस्ट सेव फ्यूल बाय स्विचिंग ऑफ their engines while waiting will soon be phased out due to technical। सिम्बल्स भरा जाएगा, स्टीमर्स भरा जाएगा, ग्लिचेस भरा जाएगा, इल्यूमिनेशंस भरा जाएगा। क्या भरना होगा, तो इसका भरना चाहिए ग्लिचेस, यही सही है। 69 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सेलेक्ट द वन विच ऑफ द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब अपोजिट वर्ड ढूंढना है ह्यूमिलिटी का। ह्यूमिलिटी का अपोजिट क्या होगा, मीकनेस, रिजर्व, एरोगेंस या फिर साइनेस। तो इसका होना चाहिए एरोगेंस होगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, थर्ड। अब यहाँ पे एडियम्स फ्रेज है, कौन सा एक्सप्रेस करेगा एडियम्स या फ्रेज को। तो चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है, ऑबीडिएंट, फियरलेस, करेजियस या फिर डाउटफुल। क्या होना चाहिए इसका, तो इसका होना चाहिए फियरफुल। अगला क्वेश्चन 71 पे, ड्रा अ लाइन, क्या होगा, टू फिक्स अ लिमिट, टू बी एबल टू रीड एंड राइट, टू मेक सेक्रीफाइस या फिर टू डिवाइस, टू डिसीव है। तो यहाँ पे होना चाहिए टू फिक्स अ लिमिट होगा। ड्रा अ लाइन का मतलब टू फिक्स अ लिमिट। 72-73 में देखिए क्या करना है कि इम्प्रूवमेंट द ब्रैकेट्स पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस इन अ केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, यही भरना है। 72 में क्या है, फाइनली अनन्या फाउंड हर पेट किचन ओवर द टॉप ब्रांच ऑफ अ ट्री इन देयर गार्डन। क्या भरना चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ मिस्टेक है, ऑन द टॉप ब्रांच ऑफ द ट्री, इन अ टॉप ब्रांच ऑफ अ ट्री, नो इम्प्रूवमेंट या फिर अक्रॉस द टॉप ब्रांच इन द ट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो इसमें फर्स्ट होना चाहिए बिल्कुल, ऑन द टॉप ब्रांच ऑफ द ट्री होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 73, वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड टू पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी। एग्जेम्प्टेड फॉर होगा, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम होगा, एग्जेम्प्टेड इन होगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे होना चाहिए एग्जेम्प्टेड फ्रॉम होगा, सेकेंड ऑप्शन सही। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज। तो क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, तो क्या होना चाहिए, बायोग्राफी, ऑर्थोग्राफी, डेमोग्राफी या फिर कोरियोग्राफी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होना चाहिए,
पॉपुलेशन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्रश्न ये है। तो पॉपुलेशन का अध्ययन करना कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी। थर्ड ऑप्शन सही है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज समथिंग दैट इज हिडन, मिस्ट्री, डाउट, सरमन या फिर डिस्टॉर्ट। 75th का क्या होना चाहिए? 75th में दिख रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, मिस्ट्री होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 76-77 इन द फॉलोइंग बोल रहा है कि अ वर्ड हैज़ बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वेज आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्टली स्पेल्ड। मतलब स्पेलिंग टेस्ट है, कहने का मतलब ये है स्पेलिंग टेस्ट इसमें पूछ रहा है। डायरेक्ट स्पेलिंग पे हम लोग आते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रिमिनल होता है कि क्रिमिनल होता है कि क्रिमिनल होता है कि क्रिमिनल होता है? 76 में क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे होगा क्रिमिनल, सेकंड ऑप्शन सही है। क्रिमिनल ऐसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे कैलेंडर का स्पेलिंग पूछा है साफ साफ। कैलेंडर का स्पेलिंग इसमें से 77 क्वेश्चन नंबर 77 में कैलेंडर का स्पेलिंग क्या होगा? तो कैलेंडर का स्पेलिंग ये होगा CALENDAR, कैलेंडर। अब यहाँ पे देख लीजिए 78 में, इसको सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बाद कौन आएगा, बीच में दोनों कौन आएगा, यही सेट करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 78 में तो भरिए PQR 3 ही है, बहुत आसान है। लिखा है कि डिफॉरेस्टेशन इज ऑलरेडी हेल्ड टू हैव एरियाज एंड इट्स कंटिन्यूशन वुड लीड टू फर्दर इकोलॉजिकल डिजास्टर कॉज्ड इरिजिबल डैमेज इन सम। तो हमको लग रहा है कि आर तो बाद में नहीं आएगा। 78 का बताइए आप लोग। तो 78 का ये सबसे पहले देखिए इसमें आएगा कैज्ड एरिजिबल ऑफ डैमेज इन द सम, उसके बाद आएगा एरियाज इन द सम एरियाज होगा, सम एरियाज, इसलिए कि RP तो हो गया, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही है, सेकेंड वाला बिल्कुल सही होगा RPQ। 78 का सेकेंड ऑप्शन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है कि गिव बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। इसको भी ऐसे ही पुट आउट करना है। भरिए इसको। सबसे पहले क्या आएगा? तो इसमें आएगा, देखिए सबसे पहले आएगा इसमें ये वाला C आएगा। तो देखिए C कहाँ से स्टार्ट है, तो इन दोनों में होगा ही नहीं। C के बाद आएगा D वाला, इसलिए फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 80 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विच ब्लैंक्स टू बी फिल इन विच एन अप्रोप्रिएट वर्ड आई हैव लिव्ड इन गुजरात। तो सिंस 7 ईयर्स एगो, फॉर 7 ईयर्स एगो या फिर फॉर 7 ईयर्स होगा। 80 का क्या होना चाहिए? तो 80 का बिल्कुल सही होगा फॉर 7 ईयर्स, मतलब कि पूरा सेंटेंस होगा कि आई हैव लिव्ड इन गुजरात फॉर 7 ईयर्स होगा। 81 नंबर पे आते हैं हम लोग। कंटेंट का क्या मतलब होता है? हजार्ड, कंसर्न, बर्डन या फिर कंट्रोल। तो यहाँ पे होगा कंट्रोल। यहाँ पूछा वन विच बेस्ट एक्सप्रेस, मतलब कौन एक्सप्रेस करेगा बेस्ट, तो ये कंट्रोल होगा। टार्निश का क्या होगा? हाइटेन, डेकोरेट, डैमेज या फिर अपीज। तो यहाँ पे होगा टार्निश, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? डैमेज होगा। 82 का थर्ड होगा डैमेज, 82 का थर्ड डैमेज। फोलिग क्या होगा? ग्रीनरी, फार्नेस, अर्जेंसी या फिर फुलिशनेस। तो यहाँ पे होगा ग्रीनरी होगा।
अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट वन विच इज अपोजिट वर्ड पूछ रहा है इसमें। अल्ट्रोइस्टिक का क्या होगा? सॉफ्ट स्पोकन, जेंटल, सेरेन, सेल्फिश या फिर काइंडली। 84 का 84 का होगा 84 का होगा सेल्फिश। अल्ट्रोइस्टिक का अपोजिट होगा सेल्फिश। 84 का थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, एप्लॉग। एप्लॉज में एक्लेम होगा, चीयर्स होगा, क्रिटिसिज्म होगा या फिर प्रेज होगा। तो इसका होगा क्रिटिसिज्म होगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अब 86 से 90 में देखिए क्या है, पूछ रहा है इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो ये पैसे दिया है, इसी में से क्वेश्चन को फाइंड आउट करना होता है। तो पैसेज को आप लोग ध्यान से पढ़िए, मतलब इसमें फ्री में एक तरह से नंबर मिल जाता है, कहने का मतलब यह है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। देन डैश है, वन कैन डिफीट अस। नो भरा जाएगा, आल भरा जाएगा, मस्ट भरा जाएगा या फिर मैनी। क्या भरना होगा? 86 में भरना होगा, नो भरना होगा। देन नो वन कैन डिफीट अस होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला, कॉन्स्टेंटली फाइट एंड हैव डैश और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या होना चाहिए 87 का? 87 में होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। अगला क्वेश्चन, वी मे अट्रैक्ट डैश टू टेक एडवांटेज। राइडर्स होगा, एनिमल्स होगा, आउटसाइडर होगा या फिर इंसेक्ट्स होगा। 88 में होगा आउटसाइडर्स होगा, आउटसाइडर्स सही है, आउटसाइडर्स। नेक्स्ट, और सलवेज विच में अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन डैश फेल्योर। वंस भरा जाएगा, देर भरा जाएगा, इज भरा जाएगा या फिर अवर। 89 का भरा जाएगा अवर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का ये, आर यूनाइटेड हैव द कैपेबिलिटी टू डैश एनी काइंड। टैकल, क्रैकल, मिंगल या फिर बकल। क्या भरना होगा? तो इसमें भरना है टैकल। तो भरा जाएगा आर यूनाइटेड हैव द कैपेबिलिटी टू टैकल एनी काइंड। तो ये रहा आज का दोस्तों प्रैक्टिस सेट। कैसा रहा प्रैक्टिस सेट? अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।